गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेंडल के जो नियम हैं, मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ जेनेटिक्स। इनको हम डिटेल में कंसिडर करेंगे। मुख्यतः मेंडल ने दो नियम दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जरा इनका मतलब समझते हैं और हमें ये देखना है कि मेंडल ने किन हालात में और कितने कम उस ज़माने के टेक्निकल असिस्टेंस में उन्होंने इस टाइप की एक नई शुरुआत दी जो कि जेनेटिक्स के लिए फंडामेंटल्स का हमेशा काम कर रही है और करती रहेगी। तो सबसे पहले हम इनहेरिटेंस के बारे में जो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो मेंडल के थ्रू हमें बताए गए थे, वो पहला पॉइंट तो ये है कि इनहेरिटेंस में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो डिस्क्रीट फैक्टर्स में होती है, अलग अलग फैक्टर्स में होती है, और इन फैक्टर को जीन कहा था। और ये जो जीन है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं। किसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं? जिस व्हीकल पे ये ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम हैं वो यूजुअली डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो होंगे वो पेयर के फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्रोमोसोम का एक पेयर है, उनमें से एक क्रोमोसोम मदर से आ रहा होता है, दूसरा क्रोमोसोम फादर से आ रहा होता है। ओके। और जब गैमेट बन रहे होते हैं उस टाइम पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी जो पेयर है जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर बोलते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाता है और एक गैमेट में एक टाइप के क्रोमोसोम का एक ही रिप्रेजेंटेटिव आता है, यानी दोनों पेयर के दोनों क्रोमोसोम एक गैमेट में कभी नहीं जाते, उनमें से कोई एक जाएगा। इसको बोलते हैं हम पृथक्करण। ठीक है। और दूसरा पेयर का कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, इस बात से पहले पेयर के किसी क्रोमोसोम को मतलब नहीं है, मतलब वो स्वतंत्र अपव्यूहन के तहत मूव करता है। जरा इस सारी प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम मेंडल के जो शुरुआती दौर है उन्होंने कैसे काम किया उसके बारे में जानते हैं, ताकि उस भूमिका में हम इन दोनों नियमों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी पे अपना काम किया था। ये एक अच्छी चॉइस मानी जा सकती है। उसके कारण ये है कि पाइसम सटाइवम का पहला तो ये जो प्लांट है वो एनुअल है। क्योंकि आप एक जेनेटिक स्टडीज़ पे या जेनेटिक्स पर एक अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कई सारी जनरेशन्स की ज़रूरत है। अगर जनरेशन टाइम बड़ा होता, फॉर एग्जांपल एलिफेंट का, फॉर एग्जांपल टॉर्टोइज का, या फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का, तो 40-40, 50-50 साल तो एक ही जनरेशन कंप्लीट नहीं हुए, तो अगली जनरेशन 2 या 3 जनरेशन से ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकता ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसकी खुद की लाइफ लिमिटेड है। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को चुना गया जो ऑर्गेनिज्म हर साल एक नई जनरेशन दे सकता है। तो 15 साल अगर आपने स्टडी किया तो आपने 15 जनरेशन को स्टडी करने की आप में ताकत आ जाती है। तो इसलिए पहला तो पॉजिटिव पॉइंट यही था कि ये जो गार्डन पी प्लांट है, ये गार्डन पी प्लांट एक एनुअल क्रॉप है, तो वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल है। जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि ये काफ़ी सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है, यानी आसानी से इसकी अगली जनरेशन को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। ये इजी टू ग्रो है। इसके जो फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं वो उसी साल में आ जाते हैं और उसी साल सीड दे देते हैं। एनीवे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यूजुअली गार्डन पी जो होते हैं वो सेल्फ फर्टिलाइज्ड। सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब क्या हुआ? सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब है अगर बाहर से इनमें कोई चेंज नहीं इंट्रोड्यूस करें तो यूजुअली ये अपने ही जो फीचर्स हैं उन्हीं फीचर्स को कंटिन्यू करता रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब तक ना करवाया जाए तब तक यूजुअली नहीं होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यूजुअल फीचर्स है। यानी ये सेल्फिंग के लिए और जेनेटिक स्टडीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए ये फीचर बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
मेंडल ने 7 अलग अलग टाइप के फीचर्स नोटिस करे थे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। पॉड कलर, सीड कलर, पोड शेप, सीड कोट कलर, है ना, फ्लावर कलर, स्टेम हाइट एंड फ्लावर पोजीशन और सीड शेप। तो आप अगर इनमें सभी में ध्यान दें तो इन सभी में एक स्टेम हाइट एक ऐसा है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। बाकी सारे फीचर्स, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे उनका पॉड हो, सीड हो, ये सब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्शन की वजह से बनी हुई स्ट्रक्चर्स। तो ये मेंडल की एक खास बात थी कि उन्होंने जेनेटिक्स में उन हिस्सों को ज़्यादा तवज्जो दी जो हिस्से यूजुअली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हुआ करते हैं। ठीक है। अब मेंडल ने सबसे पहले 2 टाइप के क्रॉसेस परफॉर्म करे थे। हम बेसिक लेआउट में हम इनको समझ सकते हैं। एक क्रॉस था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा क्रॉस था डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके मेंडल ने अपना प्रथम जो नियम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको उन्होंने बताया। और डाइहाइब्रिड क्रॉस के वजह से उन्होंने कंक्लूड किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डीएनए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जरा हम इनके बारे में बात करें। सपोज कर लीजिए कि 2 गार्डन पी प्लांट है, उनमें किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है। ठीक है। तो हमने जो 7 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, यानी कुछ प्लांट 7 कैरेक्टर में एक टाइप के होंगे, दूसरे प्लांट किसी भी कैरेक्टर के लिए दूसरे टाइप के हो सकते हैं। तो किसी एक टाइप की भिन्नता वाले कैरेक्टर वाले 2 प्लांट लिए, यानी बाकी सारे फीचर सेम है, सिर्फ और सिर्फ उनमें हाइट में डिफरेंस है, या बाकी सारे फीचर्स को हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ स्टडी किसको कर रहे हैं, हाइट को कर रहे हैं। तो टॉल और ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने क्रॉस करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। क्योंकि यूजुअली क्या होता था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मेंडल ने क्या किया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। जब उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया तो जो भी F1 जनरेशन, जिसको फीलियल जनरेशन बोलते हैं, मेंडल का उम्मीद ये था कि जो प्लांट आना चाहिए वो पेरेंटल प्लांट का मिक्सचर या मीन वैल्यू वाला प्लांट होना चाहिए। मतलब अगर सपोज कर लीजिए कि एक टॉल प्लांट 2 मीटर लंबा है, दूसरा जो ड्वार्फ प्लांट है वो 1 मीटर लंबा है, तो जाहिर सी बात है हर कोई उम्मीद करेगा मिक्सचर होके 1.5 मीटर का नया जनरेशन आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेंडल ने देखा कि सारे पौधे लगभग लगभग 2 मीटर के बराबर के थे। तो मेंडल को ये कहानी समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो टॉल प्लांट से जो फैक्टर आए हैं वही काम कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर काम नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने वो जो टॉल प्लांट थे, उन्होंने कहा हो ना हो, क्योंकि हमने क्रॉस करवाया है तो ड्वार्फ प्लांट यानी जो बोना प्लांट है उसका फीचर भी आना चाहिए, और वो फीचर इसके अंदर ही है। अब मुझे इसको सेल्फिंग करवानी चाहिए, यानी मुझे बाहर से कोई नया फीचर ना देके इसी फीचर को एनालाइज करना है। तो उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ करवाया, सेल्फिंग करवाई। जब उन्होंने सेल्फिंग करवाई तो F2 जनरेशन में जो प्लांट मिले, उन्होंने देखा कि इसमें 3 प्लांट लंबे हैं और 1 ड्वार्फ है। तो मेंडल ने ये तय किया कि जो ड्वार्फ होने का जो फीचर है वो F1 जनरेशन में भी था तो, लेकिन वो छुपा हुआ था, और इसलिए वो डोमिनेट कौन कर रहा था वहां पे, टॉल फीचर। तो टॉल फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स डोमिनेट कर जाते हैं। इसका मतलब हो ना हो हर प्लांट के पास में कुछ 2 ऐसे पार्ट हैं, और वो 2 पार्ट उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाए कि 2 फैक्टर्स में से उन्होंने कहा कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बेसिकली 2 एलील्स हो सकते हैं, 2 फैक्टर के 2 पार्ट हो सकते हैं, और जो डोमिनेट कर रहा है उन्होंने उसको कैपिटल्स में हम समझ सकते हैं आज, और जो डोमिनेट नहीं कर रहा है उसको स्मॉल लेटर्स में मेंशन किया गया। तो मेंडल ने यहाँ पे ये डिड्यूस किया,
ये पता लगाया और हमें ये बताया कि टॉल और ड्वार्फ जो एलील हैं वो F1 जनरेशन में कैसे सेग्रीगेट होते हैं, क्योंकि अगर वो सेग्रीगेट नहीं होते तो आपको कभी भी F1 और F2 जनरेशन में जो रेशो मिल रहा है वो नहीं मिल पाता। तो मेंडल ने यहाँ से ये तय किया कि जो दो पार्ट हैं, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो जीन के हिस्से हैं, वो दोनों गैमेट फॉर्मेशन में बिल्कुल अलग अलग जाते हैं और इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है। कहने का मतलब अगर हम देखें तो कैपिटल डी और स्मॉल डी जो हैं, जो F1 जनरेशन में आते हैं, अब वो F2 जनरेशन में जब जाएंगे तो अलग अलग होकर जाएंगे। तो एक गैमेट में कैपिटल डी चला गया, दूसरे गैमेट में स्मॉल डी चला गया, और सेल्फिंग हो रही है तो इसी टाइप के गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, जिसकी वजह से हमें 1:2:1 के रेशो में कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी मिलेंगे, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये तो हुआ जीनोटाइपिक रेशो। और फिनोटाइपिक रेशो में मेंडल ने ये देखा था कि जहाँ कैपिटल डी है वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, इसलिए ये प्रभाविकता का जो नियम के तहत उन्होंने बातें करी थी उसमें 3:1 का रेशो आया कि 3 लंबे प्लांट रहे और एक ड्वार्फ प्लांट रहा। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी अगर अलग अलग नहीं होते तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए मेंडल ने इस नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तहत हमें समझाया और हमें प्रतिपादित किया। तो मेंडल ने जो उनका, जैसा भी आप यहाँ पे लैंग्वेज में देख सकते हैं कि एट जीन लेवल द मेंबर ऑफ ए पेयर ऑफ allele segregated during meiosis and that each offspring receives only one allele from each parent। ठीक है, तो यही युग्मकों की, और ये कहाँ होता है? अगर हम मियोसिस के बारे में बात करें तो मॉडर्न साइंटिस्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जो मियोसिस होता है उसमें एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाता है, और वहीं से उनका जो कैरेक्टर है, कैपिटल डी और स्मॉल डी होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग होते ही अलग अलग हो गए, क्योंकि कैपिटल डी एक क्रोमोसोम पर लोकेटेड था और स्मॉल डी दूसरे क्रोमोसोम पर लोकेटेड था। और जैसे ही वो अलग अलग हो गए, अलग अलग होने के बाद में वो अलग अलग गैमेट में चले गए। तो इसको बोला जाता है पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जैसे सपोज कर लीजिए कि हम बात करें कि F1 जनरेशन में मेंडल को टॉल प्लांट मिले। अब वो टॉल प्लांट कैसे थे? कैपिटल डी थे कि कैपिटल डी स्मॉल डी थे? इन दोनों को पता लगाने के लिए कि उनका जीनोटाइप क्या है, यानी किसी भी फिनोटाइप से जीनोटाइप का पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम जो टेस्ट प्लांट है उसको रेसेसिव कैरेक्टर वाले किसी प्लांट से क्रॉस करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के सिचुएशन में टॉल कोई भी प्लांट हम लेंगे, उसको हम प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉस करवाने के बाद में हम देखते हैं कि हमें कैसे प्लांट हमें मिलते हैं। अगर हमें सारे टॉल प्लांट मिलते हैं, इसका मतलब हमारा जो टेस्ट प्लांट था वो होमोजाइगस टॉल था, मतलब कैपिटल डी उसका जीनोटाइप था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कैपिटल डी टाइप का ही गैमेट बना पाएगा, और जो टेस्ट क्रॉस के लिए जो हमने रेसेसिव फीचर वाला प्लांट लिया था, प्योर ड्वार्फ प्लांट, वो हमेशा स्मॉल डी ही बना पाएगा। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी मिलकर कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप बनाएंगे, जो कि हमेशा टॉल ही होंगे। लेकिन टेस्ट क्रॉस के केस में अगर इक्वल रेशियो में रेसेसिव और डोमिनेंट फीचर आ जाए, यानी इक्वल रेशियो में टॉल और ड्वार्फ फीचर आ जाए, तो उस सिचुएशन में, यानी 1:1 रेशो अगर हमें ऑब्टेन होता है टेस्ट क्रॉस का रेशो, तो उस सिचुएशन में हम मान के चलेंगे कि जो भी टेस्ट प्लांट था वो हमारा होमोजाइगस ना होकर हेट्रोजाइगस था। यानी वो कैपिटल डी ना होकर कैसा रहा होगा? कैपिटल डी स्मॉल डी, क्योंकि इक्वल अमाउंट में बनने के लिए दो टाइप के गैमेट का होना जरूरी है, कैपिटल डी और स्मॉल डी, जो कि टेस्ट प्लांट बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस के तहत ये कंफर्म किया जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन होता है। ओके, तो ये सेल्फिंग से भी हम कंफर्म कर सकते थे, टेस्ट क्रॉस से भी कंफर्म कर सकते थे। तो ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट
है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को तरीके से समझना चाहिए। थैंक यू सो मच।